तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इतिहास, पॉलिटी यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हम लोग 3 सब्जेक्ट करने वाले हैं। टोटल हम लोग का इसमें होगा, आपको होगा 120 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन हम लोग, ये हर एक एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। टीचर हो, बिहार टीचर हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, तो दिल्ली एसआई हो, हर एसएससी हो, सेंट्रल का, सीजीएल का, सबके लिए आपको ये हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, पहला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग का पहला 71 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। 71 का आपको 2 नंबर लोथल, जो गुजरात में पड़ता है, ये हम लोग का बंदरगाह था। दूसरा आपको होता है कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल और जनसंख्या में था, सबसे ज़्यादा बड़ा था और भी और जनसंख्या के था। उसके बाद आपको आता है रोपड़। रोपड़ जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है जी। ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। क्वेश्चन 72 में आते हैं कि शिवाजी ने मुगलों की संधि, किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो आपको बताओ पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में किया गया था। पुरंदर संधि कब हुआ था? 1665 में किया गया था। अब देखना, पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी आगरा दरबार में गए थे उसी संधि के तहत, और आगरा के दरबार में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। शिवाजी पुत्र संभाजी के साथ चालाकी से कैद से भागने में सफल भी हो गए थे। अगर बात किया जाए, शिवाजी था जो मराठा राज्य का संस्थापक था। शिवाजी के पिता का नाम था क्या? शाहजी भोसले जी, और माता का नाम था जीजाबाई, और शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास, और उसके जो संरक्षक था उसका नाम था कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव। शिवाजी के जो राज्याभिषेक किया था 1674 ईस्वी में गंग भट्ट के सहयोग से, जो बनारस का पंडित था जी। शिवाजी का जो हुआ था 1674 में राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन 73 करा कि 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है? तो ये आपको कहाँ पे? जापान में है। तो देखना है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 3 दिन बाद नागासाकी पर 1945 में बम गिराया गया था जी। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में था। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? तो किसके विजय के? तो आपको गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा निर्माण था। तो गुजरात के विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा जी। 74 का 1 नंबर किया गया था। गुजरात के शासक कौन था? मुजफ्फर शाह थर्ड को अकबर ने पराजित कर दिया था और गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया था। अकबर ने टोडरमल को वजीर और वित्त मंत्री बनाया था जी। टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त को 1580 में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 74 के 75 में आते क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि 75 का आपको 2 नंबर चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। अब देखना कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में हिंसक घटना के कारण उसको बंद कर दिया, यानी कि निलंबित कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1 अगस्त 2020 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, और 5 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया है। क्वेश्चन 75 का 276 में आते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था?
तो इनाम भूमि उसे दिया था किसको, 1 नंबर विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, जैसे पंडित वगैरह को इनाम भूमि दान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सुबह में सभी महत्वपूर्ण नेता को कैद कर लिया गया था। जी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। उसमें सब पटना कॉलेज का विद्यार्थी लोग था, सब पटना कॉलेज का विद्यार्थी था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था यह आंदोलन हिंसक और आंदोलन बन गया था, हिंसक आंदोलन बन गया था। जी 1942 में तमलूक, तलचर, बलिया, सतारा आदि स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था उसी टाइम में। 1942 में आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के जंगल में आज़ाद दस्ता का गठन आने की स्थापना किया गया। 77 का दोनों 78 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते 78 देखते कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण का जो लेखक हो जाएगा 78 का 1 नंबर हो जाएगा कौन, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का पुस्तक को लिखा था। नील दर्पण पुस्तक जो लिखा गया था कब, 1859 में लिखा गया था। 1859 में नील दर्पण को लिखा गया था। जी अब आते देखते हैं जी नील खेती। अब करा कर नील की खेती गांधी जी के प्रयास से 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। कल 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का 3 कठिया 3 नील के किसानों को लेकर शुरू किया गया था। तो गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। जी जो नील दर्पण का अंग्रेजों का अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। जी आगे देखते क्वेश्चन 79 देखते। क्वेश्चन हम 79 कह रहा है कि आपको मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक कौन था। तो 2 नंबर को बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण थे। कौन था, एक ब्राह्मण था। तुम अब कर शाहजी महाराज ने किन्हें नियुक्त किया था। सोनकर्ता 1708 में शाहजी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया था। किसको, बालाजी विश्वनाथ को। अब देखते हैं हम लोग कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अफगान के बीच हुआ गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा द्वारा भारी पराजय हुआ था, यानी कि मराठा हार गया था। जी और अफगानी जीत गया था। क्वेश्चन 80 मनवाते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज का नींव पड़ा था। तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज का सत्ता का नींव पड़ा था। तो 80 का आपको आएगा 3 नंबर, पानीपत की प्रथम युद्ध से। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा कब हुआ था, पानीपत की दूसरा युद्ध 1556 में किया गया था। तीसरा कब किया गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच किया गया था, 1761 में किया गया था। अब पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में किया गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 में आते हैं। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जी ब्रिटेन और किसके बीच, 81 का ब्रिटेन और चाइना के बीच अफीम का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम अफीम का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको हुआ था 1839 से लेकर 1842 के बीच हुआ था। दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ था, तो 1856 से लेकर 1860 तक हुआ था। जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 82 देखते हैं हम। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच किया गया था, अकबर और हेमू के बीच। कौन था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कौन था, अकबर और हेमू के बीच 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई किया था, अकबर और हेमू के बीच। 82 का 1 नंबर 1556 में किया गया था, हेमू। जी अब क्वेश्चन देखते हैं 83 देखते क्वेश्चन हम कि भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आपको जाएगा 83 का आपको जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे, नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कौन, कुमारगुप्त किया था। जी कौन किया था,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा 436 ईस्वी में किया गया था। जी। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। गया के बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बनारस का प्राचीन नाम काशी था, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 में आते कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो 84 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किया गया था। हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। दलित को हरिजन महात्मा गांधी ने कहा था। जी। हरिजन के लिए गांधी जी ने 1932 से 34 ईस्वी के बीच हजारों किलोमीटर की यात्रा किया था। जी। क्वेश्चन में देखते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसाल जारी किया गया था? तो 85 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन था? शेरशाह सूरी के समय में 1 रुपये का सिक्का को जारी किया गया था। जी। कल कि शेरशाह सूरी को लाडली बेगम से विवाह करने के बाद चुनार का किला और उसमें जमा अपार खजाना हाथ लगा था। जी। क्वेश्चन नंबर देखते 86 में आते हैं। 86 क्वेश्चन करा कि आपको कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? गुजरात में साबरमती का स्थापना कब किया था? तो 86 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कब किया था? 1916 में किया गया था। 1916 में किया गया था साबरमती आश्रम में गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। जी। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन। जी। अब करें 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद ट्रेड यूनियन का स्थापना किया था। जी। 1918 में। 1917 में क्या था? 1917 में था क्या? चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी राम राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर 3 कठिया पद्धति के लिए बुलाया गया था। तो 86 का आपको 1 नंबर। 87 में आते हैं। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका था? टीपू सुल्तान का। ये कहना था टीपू सुल्तान का। 87 का 1 नंबर है। कहना था कि टीपू सुल्तान 1782 में ये कहा था। टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना था टीपू सुल्तान। जी। तो ये बात बोला था। टीपू ने अपने राज्य में कृषि, सड़क, नापतौल, कैलेंडर आदि को महत्वपूर्ण सुधार किए थे। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। सबसे बड़ा दुश्मन। मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में किया गया था। हैदर अली के द्वारा किया गया था। जी। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? संधि हुआ था 69 में। क्वेश्चन हम देखते हैं 88 में आते हैं। क्वेश्चन 88 में आते हैं। 88 कह रहा है कि आपको कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो किसको भेजा था हराने के लिए औरंगजेब ने? तो राजा जयसिंह को भेजा था। यानी कि राजा जयसिंह, यानी ऑप्शन नंबर ई नंबर, राजा जयसिंह को भेजा था। कौन? औरंगजेब ने भेजा था। अब देखना है कि राजा जयसिंह और दिलेर खां के नेतृत्व एक विशाल सेना का मराठा राज के विरुद्ध भेजा गया था। जी। दो तरफा आक्रमण होने के कारण शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर हो गए थे। अब पुरंदर की संधि के अधीन शिवाजी आगरा दरबार गए थे और आगरा दरबार में जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया गया था। और जयसिंह का यह कथन है कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा, मैं शिवाजी को बंदी बना लूँगा। राजा भगवान दास का भी संबंध औरंगजेब से था। राजा मानसिंह अकबर का दरबार में था। जी। राजा मानसिंह अकबर के दरबार से रहने वाला था। राजा जसवंत सिंह द्वारा सिखों का प्रधान सेनापति था। दारा सिखों का राजा जसवंत सिंह दारा सिखों का प्रधान सेनापति था। 88 का आपको जाएगा 88 का ई नंबर। 89 मनवाते 89 में 89 करा के गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो आपको 89 का आपको 2 नंबर। गंधार कुषाण में किया था। कौन? कुषाण काल में किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं लोग।
90 क्वेश्चन करें कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो 90 का आपको जाएगा 1 नंबर, किससे? सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है कौन? मद्रास। अब देखना है क्वेश्चन, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में। डच ने पुलिकट में गोल्ड्रिया का किला स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? जी, पानीपत की थर्ड युद्ध में लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? तो आपको कौन था? इब्राहिम खान वर्दी था, इब्राहिम खान गर्दी। 92 में लोग आते हैं कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? जी, तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो 92 का आपको जाएगा 1 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। जी, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का। अब देखना है कि 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया बम्बई में, जो आज समाज का बाइबिल माना जाता है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो भी लिखा था। कौन? एक नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। जी, आज समाज हिंदी भाषा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। यह प्रेरणा केशव चंद्र सेन के सलाह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं, कुतुबनुमा यानी कि कंपास, कुतुबनुमा का व्यापार यूरोप वालों ने किससे सीखा? किससे सीखा है? तो 93 का आपको हो जाएगा, 93 का आपको हो जाएगा, 93 का आपको आंसर हो जाएगा 3 माह। अरब से सीखा था, व्यापार वालों की सीखा था। तो कुतुबनुमा का व्यापार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? तो अरबों लोगों से सीखा था। किससे? अरब लोगों से। अब देखना है कि क्वेश्चन 94 में आते हैं, अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था, टॉमस जेफरसन था, या तो फिर अब्राहम लिंकन था। अमेरिका उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो 94 का आपको 1 नंबर जाएगा। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का नेतृत्व प्रथम राष्ट्रपति बना था वहाँ का, जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर अमेरिका का राजधानी पड़ा वाशिंगटन DC। जी, क्वेश्चन नंबर 94 का 1 नंबर पड़ा। 95 बनते हैं, 1775 से 83 तक अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का नेतृत्व किया था, ब्रिटेन सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमेरिका को 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 में हम आते हैं कि बस्तील का पतन किस दिन हुआ था? बस्तील का पतन किस दिन हुआ था? तो 95 का आपको जाएगा 3 नंबर हुआ था। 14 जुलाई 1789 को बस्तील का पतन हो गया था। जी, बस्तील के पतन से फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गया था। जी, बस्तील के पतन से ही फ्रांस की क्रांति को शुरुआत हुआ था। और 14 जुलाई को हम लोग फ्रांस की स्वतंत्रता मनाते हैं। जी, बस्तील के पतन में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गया था। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। क्वेश्चन 96 में आते हैं कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो 96 का आपको जाएगा आंसर 3 नंबर जाएगा, सोवियत संघ, यानी कि रसिया अलग हो गया था। सोवियत संघ क्या हो गया था? अलग हो गया था। पहले वो रूस को USSR बोलते थे। क्या बोलते थे? USSR बोलते थे। 96 का आपको जाएगा 3 नंबर। 97 में आते हैं कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 97 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में किया गया था। ऑस्ट्रिया में किया गया था हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था। कहाँ पे? ब्रोना शहर में। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में शौर्य का परिचय दिया था। जी, शौर्य का परिचय दिया था। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं लोग, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो 98 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भविष्य में विश्व युद्ध होने को रोकने के लिए किया गया था राष्ट्रसंघ की स्थापना। 98 में लोग आते हैं। 99 में आते हैं कि
खूब खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो 99 का आपको हो जाएगा। कौन बोला था आपको? एक नंबर बोला था। कौन था? वुडरो विल्सन कहा था। कौन कहा था? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में यूएस शामिल हुआ था। जी, ये पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हो गया था? 1917 में शामिल हो गया था। जी, कब? 1917 में किया गया था। अब देखते हैं, वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माना जाता है। जी, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं हम लोग तुर्की कहते हैं, और एशिया का मरीज हम लोग चाइना कहते हैं। जी, 100 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, तुर्की कहते हैं। 101 में आते हैं हम लोग की लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो कौन किया था? तो 101 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। कौन? गैरावाल्डी किया था। जी, गैरावाल्डी ने लाल कुर्ती के टुकड़ी को ये आपको गठन किया था। जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं हम लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट जो आंदोलन आपको हुआ था कहाँ? ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ था। 103 में हम आते हैं। 103 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? जी, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो 103 का आपको जगह कब? 1863 में बना था। जी, 1863 में घोषित किया था। 104 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग कर दिया था? तो कब भंग किया था? तो 12 मार्च को शुरू किया गया था डांडी मार्च को, और 6 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 104 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। टोटल नमक सत्याग्रह आपको 24 दिन चला था। कितना दिन? 24 दिन चला था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को बंद कर दिया गया था। जी, अब देखना है कि गांधी इर्विन समझौता कब किया गया था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 में आते हैं लोग। 105 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? तो आपको 5 का आपको 1 नंबर है। कौन किया था? जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के ने किया था। क्वेश्चन 106 में आते हैं हम लोग कि 106 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 106 का आपको जगह 2 नंबर किया गया था। 1928 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1928 में शुरू किया गया था। 1928 में। जी, 1928 में। जी, 1938 में चलने वाला चार्जशीट आंदोलन का इसका परिणाम था। जी, अब देखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को वोट दिया जाता है। जी, वोट दिया जाता है। भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा बाद में केवल 14% व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया था। जी, 1935 के तहत किया गया था। क्वेश्चन में देखते 107 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 107 में आता है कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी को कौन हराया था? तो गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था। नहीं, ऑप्शन नंबर 7 का आपको जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं है। कौन हराया था? तो भारतीय शासक कौन था? सोलंकी वंश का शासक था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने 1178 में राजस्थान के अबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108 में। 108 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि किसके शासनकाल के प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज़मी के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था? तो 108 का आपको जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। 108 का ई नंबर हो जाएगा। अब देखना, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत सीमा के तक आया था। किसके? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए।
मंगोल नेता चंगेज खां 1221 में भारत की सीमाओं तक आया था। जी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुब्रभुतासंपन्न सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं लोग। 109 में आते हैं, कह रहा है कि आपको कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में किया गया था। 109 का 3 नंबर जगह है, 109 का 3 नंबर में किया गया था। तालीकोटा का युद्ध बहमनी राज्यों की संयुक्त सेना और विजयनगर को पराजित कर दिया था। जी, इस संयुक्त सेना का केवल बरार शामिल नहीं था। इस सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 110 में आते हैं। आज का हिस्ट्री का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है हिस्ट्री वाला कि काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं मिला था? किसको फांसी नहीं दिया गया था? तो 110 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, खुदीराम बोस को फांसी नहीं दिया गया था। ये अब खुदीराम बोस था किसमें था? तो ये पटना कांड में था, षड्यंत्र की। तो राम पश्चिमी बिस्मिल जो एकमात्र मुस्लिम था उसको दिया गया था नहीं, असफुल्ला खां को एकमात्र मुस्लिम था, इसको दिया गया था फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया था। 110 का 2 नंबर, खुदीराम बोस को नहीं था। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे भूगोल शुरू करेंगे, देखते हैं लोग। तो यहाँ से भूगोल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी कर दिया? तो आपको हो जाएगा 71 का 3 नंबर, बिहार है जो 15 वर्षीय आपदा जोखिम रोड मैप जारी कर दिएगा। अब देखना है कि इस रोड मैप के तहत जो है 30 तक प्राकृतिक विपदाओं से मानव रहित मूलाधार आंकड़ा का तुलना 75% कम करना है। जी, कितना? 75% कम करना। इसी रोड को 2015 से 2030 तक पूरा करना। 72 में आते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदोन्मुख कार्यकारी अधिकारी कौन होता है राज्य का? तो 72 का पूरा 2 हो जाएगा, मुख्य सचिव। 73 में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73 देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ? तो मुंगेर में। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुंगेर में अगर बात किया जाए तो महिला साक्षरता का तो 62 पॉइंट कितना 62.08% है। अगर वही पटना का बात किया जाए महिला साक्षरता का तो यहाँ 61.96 है। अगर औरंगाबाद की बात किया तो 59.7% है। अगर सिवान की बात किया जाए इसका सिवान का तो आपको हो जाएगा 58.066। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? तो मुंगेर में। क्वेश्चन 74 में आते हैं लोग कि बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ऐसे बिहार का जो हम लोग को जो लिंगानुपात है वो कितना 935 है, ऐसे नॉर्मल है। अगर ग्रामीण का था 938 होगा, कितना 938 जो है बिहार का ग्रामीण लिंगानुपात 938 है। अब देखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार ये बताया जाए। अब देखना है कि लिंगानुपात निकालते कैसे? तो लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निकाला जाता है। जी, उसमें 1000 बालिकाओं पर 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या का अनुपात क्या है वो देखा जाता है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बता चुके हम लोग कि 935 हम लोग का लिंगानुपात है। जी, अगर वही बात किया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है तो कितना शिशु लिंगानुपात? तो 1919 है। जी, 919 है। अब देखा जाए कि अगर कहा जाए कि जनगणना के 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक 971। सबसे ज़्यादा बिहार में कितना शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? 971 कहाँ पे है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा। जी, अब देखना है कि सबसे कम लिंगानुपात बिहार में कहाँ है? तो वैशाली में ना मात्र 904 बच्चा है 1000 बालक पर।
बालिकाओं की संख्या 904 है। अब देखते हैं क्वेश्चन 75 में आते हैं हम लोग कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया था, तो आपको जगह केरला में पाया था। ये पश्चिमी क्षेत्र का है, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्योंकि वहाँ ज़्यादातर वर्षा होती है। अब कर ऐसे वन जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेश या तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। जी, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पाए, जैसे मान लिया अंडमान निकोबार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार हो गया, आपको ये पाया जाता है। यहाँ की जो वनें होती है वो लंबी होती है और कठोर होती है, लंबी और मजबूत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ पे है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। जी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है भारत। जी, अगर देशांतर के देखा जाए तो 68 डिग्री 60 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। क्वेश्चन 77 में देखते हैं लोग 77 कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम हो गया वो आपको हो गया क्या, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया। जी, 77 का आपको जाएगा 3 नाम। यह जो नाम है ना व्हीलर द्वीप कहाँ, तो ये उड़ीसा राज्य में है, जिसको 2015 में इसको नामकरण किया गया है। अब देख रहे हैं यह द्वीप जो है ना, यह द्वीप पूर्वी घाट में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जी, क्वेश्चन 78 में आते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। 78 में अगर बात की जाए लिपू लेक और नाथुला दर्रा, जो दोनों जो दर्रा होता है लिपू लेक और सिक्किम, दोनों जो है ये दर्रा दोनों से होकर जाते हैं हम लोग तिब्बत कैलाश मानसरोवर पार करते हैं। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, लिपू लेक कहाँ हम लोग, माना नीति लिपू लेक दर्रा का उत्तराखंड में, ठीक है। वही नाथुला कहाँ पड़ता, तो नाथुला जो दर्रा हम लोग का वो कहाँ है, सिक्किम में है। तो 78 का एक से अधिक हो जाएगा। 79 में लोग आते हैं। कह रहा भारत की लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। लेटराइट मिट्टी जिसमें चाय पत्ती ज़्यादा होता है। जी, तो 79 का कर ला कि ये साधारणतः ये कौन सत्य है, ये देखना। तो सत्य कौन इसका हो जाएगा, तो 4 नंबर, इसी एक से अधिक है। ये साधारणतः क्या होती है, ये ऑक्साइड, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। जी, ये क्या होती है, लाल, क्योंकि ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखता है। जी, यह मिट्टी लौहयुक्त एल्युमिनियम यह मिट्टी लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना जैविक पदार्थ की इसमें कमी होती है। तो यानी कि 1 और 3 जो होता है आपको सही हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं कि यह मिट्टी में लेटराइट मिट्टी में काजू, कसावा और आदि फसलों का उत्पादन अच्छी मानी जाती है। जी, ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि देखा है तो 1 और 3 दोनों से, यानी एक से अधिक जगह सही है। 79 का 80 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो 80 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन, चूना पत्थर होता है, एल्मुना होता है। कौन कौन, चूना पत्थर, एल्मुना और सिलिका सब प्रयोग करते हैं, तीनों प्रयोग करते हैं हम लोग। सिलिका भी होता है, चूना पत्थर भी होता है, एल्मुना होता है। तो 80 का हम लोग को 4 नंबर। 81 में लगाते हैं एशिया तथा उत्तरी अमेरिका द्वारा पृथक, किस जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। 81 का आपको जाएगा 1 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य है, उसी के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग करता है। जी, अब देखना है सेकेंड में ऑप्शन बी में करा कुक जलडम। तो कुक जो होता है वो प्रशांत महासागर को, यानी कि यह कुक जो जल डमरू मध्य है वह प्रशांत महासागर यानी कि न्यूजीलैंड को द्वीप को उत्तर दक्षिण द्वीप को ये अलग करता है। जी, अब देखना है बॉस जल डमरू मध्य है वो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को ये जोड़ता है। जी, एक डोवर जल संधि भी होता है, डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ता है। जी, देखते हैं 82 देख रहे हो
मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो ये आपको जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गत है मेरियाना ट्रेंच होता है जी। इसकी जो गहराई है वो 11,022 इतना आपको ये मीटर गहरा है। ये कहाँ पड़ता है? सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना का, ये फिलीपींस के पास है। कहाँ पे? फिलीपींस में, एशिया के पास पड़ता है। अगर देखा जाए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन होता है? प्यूर्टोरिको गर्त। प्यूर्टोरिको गर्त। अगर हिंद महासागर देखा जाए सबसे गहरा गर्त कौन है? तो सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है जी। अगर देखा जाए पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है जी। 82 हम लोग आते 83 देखते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी हम लोग वायुमंडल का अध्ययन को कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं जी। और प्रस्तात्विक का अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। भूकंपों का अध्ययन को सिस्मोलॉजी, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, और अगर देखा जाए ललित कला का अध्ययन को यानी सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन को एस्थेटिक्स बोलते हैं हम लोग जी। और वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं अध्ययन को? इकोलॉजी बोलते हैं। तो आपको 83 का 2 नंबर 84 देखते हैं हम लोग। पानी का कोई भी रूप है, पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो 84 का 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। क्या? वर्षा का पानी को हम सबसे शुद्ध मानते हैं जी। वर्षा की बूंद गोल होती है पिस तनाव के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में लगाते हैं। खरीफ और रबी संबंधित फसल। खरीफ और रबी संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपको सही नहीं है यानी कौन गलत है? तो 85 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। खरीफ महीना वर्षा ऋतु की प्रारंभ आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। खरीफ फसल नहीं, गलत बात है। अब देखना है क्वेश्चन बी सही कौन कौन इसमें है। तो 2 में कह रहा कि खरीफ जो होता है महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है जी, सही बात कह रहा है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में शुरू होता है और शरद ऋतु में इसको काटी जाती है जी। रबी जो होता है वो महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु में इसको अंत में काट ली जाती है जी। यानी कि एक में इसका गलती था जी। 86 में लगाते हैं क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? अफ्रीका महादेश। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। 87 देखते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पे होता है? तो 87 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 3 नंबर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है जी। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया था? तंबाकू में निकोटीन पाया था। अगर विश्व की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा तंबाकू चाइना में होता है जी। भारत में तंबाकू कौन लाया था? तो भारत में तंबाकू पुर्तगालियों ने लाया था। कौन लाया था? पुर्तगाली। अब देखना कि मुगल साम्राज्य कौन सा ऐसा था जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था? कौन था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था जी। अब कह रहा कि जब जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था, तो शुरू कौन किया था? तो जहांगीर ने शुरू करवाया था तंबाकू पर जी। अब कह रहा कि तंबाकू भारत का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में तंबाकू का मुख्यालय कहाँ? गुंटूर में है। कहाँ पे? गुंटूर में। वर्तमान में देखा जाए तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण जी। 88 में लोग आते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो नागार्जुन बांध जो है वो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। एंड 88 का हो जाएगा 2 नंबर। अब देखना कृष्णा नदी कहाँ है? नागार्जुन कहाँ है? तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब देखो नागार्जुन ने कनिष्क के दरबार में, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक दरबारी ख्याति कवि था। नागार्जुन महायान शाखा का जनक माना जाता है जी। अब देखना नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि
प्रायोगिक फॉर्म कहाँ मिलता है? सबसे बड़ा कृषि का भोपाल में, अम्बाला में, सूरतगढ़ में। तो 89 का आपको आएगा 3 में। सूरतगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रायोगिक फॉर्म मिलता है जी। सूरतगढ़ कहाँ पे? तो कर्नाटका में, याद रखिएगा, ये कर्नाटक में। क्वेश्चन 90 में आते हैं कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला में होता है। 90 का आपको हो जाता 3 कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो आपको कांडला बंदरगाह हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात में आपको हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में जी। तो 19 का आपको हो जाएगा कौन सा? 3 में हो जाएगा आपको। नाइन्टी वन में आता है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जो आपको है ये कहाँ? तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? तिब्बत में है। अब देखते हैं कि मानसरोवर झील तिब्बत में है जी। अब करा कि टोरेंस झील कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, टोरेंस झील कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। रेनडियर झील कहाँ? कनाडा में है। चाड झील कहाँ? तो नाइजर और चाड में है। इरी झील का अमेरिका और कनाडा में है। इरी झील अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। कहाँ कहाँ वाला बोले, याद रखिएगा। मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। टोरेंस झील का ऑस्ट्रेलिया में है। रेनडियर झील कहाँ? कनाडा में है। और चाड झील कहाँ? तो नाइजीरिया और चाड में है जी। इरी झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम लोग। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगा द्वीप कौन सा है? भारत के पड़ोस में, तो जो हम लोग का ना, ये कौन सा हो गया? घोड़े के नाल है। कौन सा हम लोग का है? तो 92 का आपको 3 नंबर है। लक्षद्वीप जो हम लोग का है वह घोड़े के नाल की तरह है जी। घोड़े के नाल की तरह है। कल दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप है। हिंद महासागर में मालदीव भी प्रवाल द्वीप है। मॉरिशस हो गया, रिनियस द्वीप ज्वालामुखी, जो ये भी क्या करता है, हम लोग सबका है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर, जो घोड़े के तरह आकार में आता है। कौन कौन आप लोग बोले थे? कौन कौन? हिंद महासागर में मालदीव भी है, आपको ये लक्षद्वीप भी हो गया। 93 में आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गरान वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? 93 का आपको आएगा 3 नंबर। सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है हम लोग को? तो ये बंगाल में पड़ता है सुंदरवन। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोवन अर्थात इसे हम लोग बड़ा गरान वन बोलते हैं जी। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम बंगाल में। यह बाघ, हिरन, मगरमच्छ प्राणी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है जी। मैंग्रोव वन वो होता है जो समुद्री तटीय कटाव को रोकता है। क्या करता है मैंग्रोव वन? समुद्री तटीय कटाव को रोकता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। 94 में आता है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होती है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो 94 का होगा 3 नंबर, खरीफ से बोलते हैं। 95 में आता कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से मिलता है? तो कौन सा राज्य है जिसका 3 देश से सीमा मिलता है? आसाम। तो 95 का 1 नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अब देखना है कौन कौन मिलता है। इधर आपको हो जाएगा तिब्बत, ऊपर सिक्किम, इधर आपको हो जाएगा म्यांमार, नहीं इधर भूटान, ऊपर चाइना, नीचे बगल में म्यांमार हो जाएगा आपको। तो 95 का आपको होगा 3 नंबर हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर 1 कौन कौन? चाइना, आपको इधर भूटान, और इधर आपको हो जाएगा कौन? म्यांमार। 95 का 3 नंबर। देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सा है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे लिए प्रचुर मात्रा पानी की आवश्यकता होती है जी। सबसे प्रचुर मात्रा 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चावल का सबसे ज़्यादा वर्षा जरूरी है जी। आपका चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है जी, बिल्कुल। चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में भारत में बोई जाती है जी। चावल का प्रमाण भारत में सर्वप्रथम कोलडीवा से मिलता है। कोलडीवा से, ये तो पता होगा। कोलडीवा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। गेहूँ भारत का दूसरा मुख्य फसल है जी। आगे देखते हैं हम लोग। 7 में करा कि कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ है? तो कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो 97 का आपको आएगा 3 नंबर। कहाँ पे? आपको हिमाचल प्रदेश में आएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है तो हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी वहाँ एक है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी वहाँ पे एक है। आगे देखा जाए तो कि हाँ पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है तो पंचमढ़ी जो आपको हो जाएगा कहाँ पे मध्य प्रदेश में है जी। 98 में हम लोग आते हैं कि बिहार के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो सबसे अधिक तो क्षेत्रफल होगा किसका, राजस्थान का। अगर वही जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूपी का हो जाएगा। कहाँ पे यूपी का जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है तो सिक्किम हो जाएगा जी। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा सिक्किम। साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे कौन है तो केरल राज्य सबसे आगे कौन है केरल हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं हम लोग तो 99 का आपको 2 हो जाएगा। गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर देखा जाए गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा भी नाम से जानते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी गोदावरी है। गोदावरी नदी नासिक जिले से निकलकर त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है जी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ विनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं 100 नंबर। करा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता तो आना ममेत्री तो किसका नहीं लगा तो 100 का 1 नंबर असम का जो होता है यह सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आना ममेत्री ये इसका सीमा नागालैंड से म्यांमार से लगता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की सीमा लगती है। म्यांमार की अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा मिजोरम से लगता है जी। किसके साथ सबसे अधिक सीमा लगती है मिजोरम के साथ। चीन, अफगानिस्तान अधिकतम सीमा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है जी, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान का अधिकतम सीमा राजस्थान से लगता है। भूटान का अधिकतम सीमा असम से लगता है। नेपाल का अधिकतम सीमा बिहार से लगता है और बांग्लादेश का अधिकतम सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है जी, बिल्कुल सही बात है। 101 में आते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाए जाते हैं तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाया जाता है तो आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे प्रशांत महासागर में। 102 में आते हैं हम। करक शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं तो 102 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। साफ मौसम में हम लोग ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन लेह है। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है लेह में पड़ता है। अब देखा भारत में लद्दाख सबसे बड़ा जिला क्षेत्र है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्र है। आगे देखते हैं कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अक्षीय घूमना घूमने का कारण होता है। 103 में आते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं इनमें से कोई नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। गलित शैल को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा ऑप्शन में है नहीं तो 103 का 5 नंबर। 104 में आते हैं कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः क्री मिट्टी कहा जाता है जी। स्वतः किसे कहते हैं तो 104 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कपास की काली मिट्टी जो होता है स्वतः जोती हुई मिट्टी से क्या आता है उसी को बोलते हैं स्वतः क्री मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की अधिक क्षमता होती है। इस प्रकार नमी अधिक होती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है जी। 105 में 105 क्वेश्चन हमने आते हैं 5 करा कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन घटनाएं घटित होती है तो आपको हो जाएगा 5 का आपको होगा 3 हो जाएगा। 3 और 4 कौन कौन तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला पड़ता है। 106 में आते हैं 2011 के अनुमान के अनुसार
तो 11 की जनगणना के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5% भारत में निवास करता है जी। क्वेश्चन 107 में हम आते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपको वनों की कटाई के विरुद्ध था। वनों की कटाई जी, वनों की कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में वनों में वन काटने से रोकने के लिए स्थानीय निवासी पेड़ों को चिपक जाते थे, पेड़ों में चिपक जाते थे, इसलिए उसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था जी। अगला का सुंदर लाल बहुगुणा महान पर्यावरण थे। रेड डाटा का संबंध पर्यावरण से होता है जी। सुंदर लाल बहुगुणा याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित होता है। 108 में आते हैं हम लोग, कह रहा कि भारत के देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का अंतर है जी। तो 108 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। देशांतरीय विस्तार जो भारत का है वो 30 डिग्री का अंतर है। कैसे 30 डिग्री का अंतर है? तो देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और अगर देखा जाए पूर्वी अक्षांश में तो 68 डिग्री 7 और 97 25 है। तो दोनों का जो अंतर मिलेगा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं। ऊटी क्या है? ऊटी एक क्या है? तो ऊटी एक आपको हो जाएगा, क्या है ऊटी? तो ऊटी आपको हो जाएगा दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है ऊटी। 109 का 2 नंबर हो जाएगा। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गुलमर्ग कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हिल्स कहाँ? नंदी हिल्स कहाँ? कर्नाटक में। 110 में आते हैं क्वेश्चन। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो भारत में औसतन जो वर्षा होती है वो कितना होती है? तो 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा भारत का है। अब अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा 73% दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून में प्रवेश करता है। कहाँ से? केरला में। तमिलनाडु पश्चिमी तट पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया में पड़ जाता है, इसीलिए तमिलनाडु में लौटती मानसून वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून वहाँ वर्षा नहीं कराती है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में आपको रहेगा 40 क्वेश्चन। देखते हैं पॉलिटी का पहला क्वेश्चन हम लोग का पॉलिटी का ये रहा कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। ये अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहे थे जी। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है 21 में। अनुच्छेद एक और 13 है। तो अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का असंगत है तो उसे उच्च या तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकती है। अगर संसद कोई बना दिया है, कोई भी नियम बनाया है, अगर वह मौलिक अधिकार के लिए सही नहीं है तो उसको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकती है जी, संसद। क्वेश्चन नंबर 112 आते हैं। किसने कहा है कि राजनीतिक को मैं विवाद की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ, यानी कि राजनीति के एक विवाद का जड़ है? किसने कहा था? तो ये बोला था आपको एल लिप्सन बोला था। कौन बोला था? एल लिप्सन बोला था। कुछ अच्छा, माइकल क्या बोला था? 1 नंबर ऑप्शन में आते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड को। ये क्या कहा था? कहा था कि राजनीतिक क्रिया एक भयावह और असीम सागर की तरह है जिसमें न सुस्ताने का स्थान है और न ही इसमें कोई निश्चित दिशा है जी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। 113 क्वेश्चन में आते कर कि फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? 13 का आपको जगह 3 नंबर। कब? 1789 में इसको बुलंद किया गया था। अब देखते हैं फ्रांस की राजक्रांति लुई 14वां को शासनकाल में हुआ था। जो फ्रांस की जो राजक्रांति हुई थी वो लुई 16वां के शासनकाल में किया गया था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है जी। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बंधन को तोड़कर, यानी कि बंधन का अभाव, यानी बंधन है ही नहीं, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। तो कौन कहा था बात को? तो 14 का 1 नंबर है। कौन? हॉब्स ने बोला था। हॉब्स ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधन का अभाव।
स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द का लिबर्टी यानी कि मुक्त, लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है जी। अंग्रेजी में इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की लिबर शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है बंधन का न होना, लिबर्टी। 115 मानते हैं, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन अभी सभी जगह वह बंधन में रहता है? जी, स्वतंत्र बोला है। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधन में रहता है? तो 115 का जगह 2 नंबर कौन बोला था? ये रूसो ने बोला था। कौन बोला था? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 116 मानते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या तो विधि मंत्री, या इनमें से एक से अधिक आदमी में से कोई नहीं। तो 16 का आपको 2 नंबर, राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। भारत में अगर देखा जाए, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है या तो समाप्त कर सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अब देखना, राष्ट्रपति आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकती है, जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर सकती है। अभी देखा जाए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में अब तक 3 बार हो चुका है। कितना बार? 3 बार हो चुका है जी। देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या है? तो आपको 1 नंबर, अल्पसंख्यक समूह का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। जी, 17 का आपको 1 नंबर। भारत में सांप्रदायिकता का जहर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज की फूट डालो शासन को राज करो का नीति जो फैलाया था, ये था। देखना है 118 नंबर, 118 क्वेश्चन मनवाते हैं। कह रहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है जी। तो 118 का आपको 1 नंबर हो जाएगा जी। कहाँ पे नहीं काम करेगा ये? तो उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हो चुका, उसमें वह वकील के रूप में काम नहीं करेगा। 119 में मनवाते हैं कि निम्न में से किसका मिलान सही है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसका मिलान सही नहीं है? गलती कौन है? सही नहीं है। तो आपको 19 का आपको जाएगा कौन सही नहीं है? तो 119 का आपको जाएगा 3 नंबर जी। अच्छा, तो ये सही है, आपको पहला सही है कि हिंदू विवाह जो अधिनियम था 1955 के तहत लाया गया था जी, ठीक है। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, ये भी सही आपको जाएगा जी। ये गलत है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 नहीं था, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 था। कौन? 2005 जी। तो इस तरह देखा जाए तो 119 का आपको लगा 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। कितना? 3 नंबर। महिलाओं पर क्रूरता, अगर बात किया जाए महिलाओं पर जो हिंसा होता है 2005 के तहत जी। हिंदू विवाह 1955 में था। महिलाओं पर क्रूरता रोकने के लिए 1955 में एक्ट लाया गया था जी। गर्भ का चिकित्सा 1971 में था, बिल्कुल सही बात है। मातृ लाभ एक्ट 1961 था। दहेज प्रथा निषेध 1961 में था। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 में बनवाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामला, रेडियो टेलीविजन। तो कौन जो होता है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का है? तो 120 का आपका जो हो जाएगा 2 नंबर, आपराधिक जो मामला है वह समवर्ती सूची का है जी। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्यों की दोनों के कानून बनती है, ठीक है, दोनों बनाती है। दोनों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध होने पर केंद्र सरकार का जो कानून होता है वह मान्य होता है। पुलिस राज्य सूची का एक विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगर बात किया जाए रेडियो टेलीविजन और विदेश मामला, ये किसका है? ये आपको हो जाएगा संघ सूची का हो जाएगा। भारत में 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं। ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या करता है पंचायत समिति? तो 121 का आपको जाएगा 2 नंबर, प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। पंचायत समिति में 16 सदस्य होते हैं। कितना? 16 सदस्य होते हैं। पंचायत समिति में एक के सदस्य के रूप में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख चुने जाते हैं। पंचायत समिति जिला परिषद और ग्राम सभा के बीच कड़ी होती है जी। 122 में क्वेश्चन में आते हैं,
क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 122 नंबर कह रहा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। जी, तो कह रहा है ऑप्शन 1 में कह रहा है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 में अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन सी बोल रहा है अनुच्छेद 26 है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन को की स्वतंत्रता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 122 का इनमें से कोई नहीं होगा जो कोई गलती है। और ऑप्शन नंबर ई नंबर 123 में लगाते हैं कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो हो जाएगा आपको राज्य सूची में आ जाएगा। किसमें? राज्य सूची में आ जाएगा। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद की अगर बात किया तो 243 के अधीन जोड़े गए हैं इसको। जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का सदस्यों को हटाया जा सकता है? जी, तो 124 का आपको जाएगा 3 नंबर 317 अनुच्छेद 317 के द्वारा लोक सेवा आयोग का सदस्य को हटाया जा सकता है। जी, क्वेश्चन में देखते हैं हम 317। अच्छा, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में चर्चा किया गया है। अब करा कि राज्य लोक सेवा आयोग का, हाँ राज्य लोक तो था लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बट राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्य के अध्यक्ष को हटाने का प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाने के समान, यानी कि राष्ट्रपति ही हटाएगा, राज्यपाल नहीं हटाएगा राज्य लोक सेवा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो 125 का जो आंसर होगा 2 नंबर सहकारी संस्था का गठन एवं कार्य संचालन है। जी, सहकारी संस्था का गठन और कार्य को संचालन करना है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर, अगर देखा जाए 91 में, तो 91 संविधान संशोधन 2003 में दल बदल कानून के सुधार से है। 126 में आते कारा निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कुछ सही को तो चुनिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन करता है? आपको 126 का देखिएगा कौन कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्य रहता है और राज्यसभा के सदस्य रहता है, दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। 100 देखते हैं उपराष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया, उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में इनके 2 मुख्य कर्तव्य राज्यसभा का सभापति करना होता है और राष्ट्रपति के अगर नहीं रहे आपातकालीन अवकाश के समय तत्काल राष्ट्रपति का पदभार धारण कर, इसका 2 ही काम होता है उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का सभापति करना। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका आपातकाल स्थिति में वो राष्ट्रपति पद धारण कर सकते हैं। अगर अनुच्छेद 64 की बात किया जाए, 64 के अंतर्गत यह शक्ति उपराष्ट्रपति को संविधान द्वारा मिला है। जी, उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी सभी सुविधा राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। उपराष्ट्रपति रहते हुए उनको सभी सुविधा राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा जब वह राष्ट्रपति होंगे, तब उस अवधि में वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, यानी कि राज्यसभा के रूप में कार्य नहीं करेंगे, अनुच्छेद 65 के तहत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं। धन विधेयक यानी कि मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? पुनः कहाँ स्थापित किया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रुक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत करते हैं? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 128 का 1 नंबर हो जाएगा। आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, बट बुलाता है, आहूत करता है, सब राष्ट्रपति होगा। अब देखना है कि लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में बुलाया जाता है?
तो अनुच्छेद याद रखिएगा 108 में इसको बुलाया जाता है जी। कितना में? 108 में। आपका जब जब कोई विधेयक पर दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा गतिरोध यानी विवाद उत्पन्न होता है तब तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। जब कोई विधेयक किसी सदन का 6 माह तक लंबित है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। साधारण बिल पर होता है जी। क्वेश्चन 129 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। अच्छा, इनमें देखना है कि कौन कौन जो संविधान इसका कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज है जी। तो आपको देखिएगा दूर हो जाएगा 1 2 3 129 कौन कौन है। तो देखना राज्य निर्वाचन आयोग है संविधान में चर्चा, राज्य वित्त आयोग भी है और तीसरा करा जिला पंचायत भी है जी। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है जी। तो 1 2 3 आपको इसका सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 30 में लगवाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो कौन किसके हुआ था। तो 130 का आपको जगह 3 नंबर स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। अब करा कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति बनी जो मौलिक कर्तव्य पर रिपोर्ट तैयार करता है जी। अब देखिए कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के दौरान 1976 में इसको जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत जी। अब देखते हैं वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क में जोड़कर इसे और अधिक महत्वपूर्ण कर दिया गया प्राथमिक शिक्षा का अधिकार में जी। इसे भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 131 में आते 131 में आते हैं कि संसद राज सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। हाँ, बना सकती है जी, बना सकती है। अगर दोनों कानून का विवाद हो तो संसद का यानी कि संघ सूची का मन होता है तो करा कि कानून बना सकती है। हाँ, बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब केंद्र सूची बना सकती है। 132 क्वेश्चन में आते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है, समन्वयकर्ता का कार्य करता है। कौन? नीति आयोग और राज्य सरकार को। तो 132 का आपको आएगा 3 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखना अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के बात आया तो इसका स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। अच्छा, नीति आयोग की अगर बात आया तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग से पहले यह योजना आयोग था। तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया थी जी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह आयोग सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब देखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है क्या। तो 33 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इसमें एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन जाएगा भाई? लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार का निर्माण हो, लोकतंत्र का विस्तार किया गया हो और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी का हो जाएगा। इनमें एक से अधिक हो जाएगा। 134 में लोग आते हैं कि लोकतंत्र करा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है। तो आपको जाएगा एक से अधिक। पहला इसमें कह रहा है कि नागरिक एवं पंचायत राज की संस्थाओं पर प्रजातांत्रिक बनाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि प्रशासनिक इकाइयों का प्रजातांत्रिक बनाने के लिए। तीसरा कह रहा है कि आपको सभी स्तर पर सत्ता में जन भागीदारी के विस्तार हो, यानी कि एक से अधिक इसको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में आते हैं लोग। इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों का मतदान के लिए प्राप्त किया गया था। तो यानी कि इंग्लैंड में जो महिला लोग का वोट देने के लिए कब अधिकार प्राप्त हुआ था। तो आपको जाएगा 135 में आ जाएगा 3 नंबर 1928 में। और देखा जाए तो भारत में स्त्रियों का वयस्क मताधिकार 1919 में प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में इसका जो है 1928 में प्राप्त हुआ। याद रखिएगा। और अगर स्विट्जरलैंड अगर बात की था स्विट्जरलैंड को तो 1971 से महिलाओं का वोट देने का लागू किया गया था, मताधिकार प्राप्त हुआ। भारत में 1919 से, इंग्लैंड 1928 से और स्विट्जरलैंड 1971 से महिलाओं का वोट देने के लिए लागू किया गया। क्वेश्चन 136 में क्वेश्चन में आते हैं कि
प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के माध्यम से लागू करने के लिए लागू किए जाने की सिफारिश किसने किया था? तब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत को 1957 में, कब 1957 में, 57 में ये आपको सिफारिश किया था। क्वेश्चन नंबर 137 में बनवाते हैं। 137 में कह रहा है कि आपको पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा कब? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जी ये प्राप्त हुआ था। 138 में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 138 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि पंचायती राज संस्था कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज का स्तर जो होता है वो कितना स्तर होता है? 3 स्तर होता है। कौन कौन होता है 3 स्तर? 3 स्तर होता है जी। तो आपको देखना है कि करा कि ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। जो पंचायत के सदस्य का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत जो चुनाव लड़ेगा उसका एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए एज होना चाहिए कितना? 18 वर्ष होता है, 18 वर्ष। 139 में आते हैं। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितना जनसंख्या पर? तो आपको जाएगा कितना? 7000 पर। 7 से अगर जनसंख्या रहेगा तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। 139 का ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। अगर देखा जाए तो वर्तमान बिहार राज्य का राज अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जा रहा है। किसके? 2006 के अनुसार। अगर देखा है लगभग 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया गया है जी। बिहार में 500 जनसंख्या पर एक वार्ड को निर्मित किया गया है। 140 क्वेश्चन हमने आते हैं हम लोग। करा किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति और एक मत? जी लोकतंत्र में ये होता है कि एक व्यक्ति का एक ही मत हो, क्यों नहीं वो कितना ही बड़ा व्यक्ति पैसावान हो, धनवान हो, उसका एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा काउंट। तो 139 जो है 40 का 3 नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर बोला था लोकतांत्रिक जी। भारतीय संसदीय प्रणाली हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली को लिए हम, संसदीय प्रणाली जी। बाद में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को ही कहा जाता है, इसलिए हम लोग ब्रिटेन से लिया गया। 141 में आते कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो 141 का हो जाएगा 1 नंबर शक्ति गुटों की प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों की प्रति तटस्थता होती है। 142 में लोग आते हैं कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो 142 का 2 नंबर विधि के द्वारा। 143 में लोग आते हैं कि स्विस संघीय सभा 2 चेंबरों को क्या कहते हैं? स्विस संघीय सभा के 2 चेंबर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम कि 43 का आपको आंसर नंबर 3 हो जाएगा राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 144 में लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला में कारक संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा आपको स्रोत हो जाएगा जी। विधि का शासन हम लोग कहाँ से लिए थे? विधि का शासन जो लिए हैं कहाँ से? इंग्लैंड से लिए हैं, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग जापान से लिए हैं। कहाँ से? जापान से लिए हैं। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिए हम लोग? तो ये हम लोग ले लिए हैं कहाँ? कनाडा से ले लिए हैं। कहाँ से? कनाडा से। उसके बाद आता है कि विस्तृत उपनिषद सूची कहाँ से लिए? तो सूची हम ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के और राज्यपाल का विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और उपनिषद सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन 145 में आते हैं हम लोग। 145 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कि भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में है क्या है? तो 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं जी। 146 जी। क्वेश्चन में देखा जाए हम लोग का 146 में देखा जाए सूचियों को मिलाना है। तो पहला में इसका ऑप्शन 1 में करा है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 का 1 हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 75 का कि आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया गया है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगा।
अनुच्छेद 164 में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 147 में आते हैं। ये भी आपको सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। करा क्या आपको कि पहला ऑप्शन करा कि भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है, तो भारतीय संविधान का भाग 9 में आपको चर्चा किया पंचायत का, ठीक है। उसके बाद करा ऑप्शन बी में कि भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है, तो भाग 8 जो है हम लोग क्या है, तो 8 में संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया, संघ क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान का 4 का 1 क्या है, तो 4 का आपको क्या 1 को आएगा, मूल कर्तव्यों को चर्चा किया गया। अगर देखा जाए तो 9 का 1 में क्या है, तो नगर पालिका की चर्चा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 47 का 1 नंबर हो जाएगा। 48 में आते हैं लोग 148 में कह रहा है कि आपको कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो 148 का आपको 1 नंबर अनुसूचित जाति के सदस्य जी। 149 में आते हैं लोग कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, ठीक है, अनुच्छेद और उसका विषय। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। एक का आपको देखते हैं, तो अनुच्छेद 40 में कहा कि ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। 41 में कहा अनुच्छेद में कह रहा कि काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 कह रहा कि कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कह रहा कि कृषि और पशुपालन का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं आगे 1 नंबर जाएगा इसका 49 में। तो दोस्तों हम लोग का ये था टोटल पॉलिटी का 40 क्वेश्चन। तो बताइएगा आप लोग कितना कमेंट करके कितना सही और कितना गलती हुआ। पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, आपको हिस्ट्री, यानी कि 40 या 120 क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।